हेलो एवरीवन, यूपी ट्रिपल एससी पीईटी 2022 प्रैक्टिस सेट 1 के सेशन में आप सभी का स्वागत है। स्टार्ट करेंगे आज का सेशन। ये पूरा सिलेबस है और सिलेबस को ध्यान में रखते हुए हमने ये प्रैक्टिस सेट आज से स्टार्ट किया है और ये प्रैक्टिस सेट आपको डेली मिलेगा आपके एग्ज़ाम तक। जैसा कि आप सभी हमारा परसेंटाइल देख सकते हैं और सही अगर स्ट्रेटजी हो तो आप भी एक अच्छा परसेंटाइल कर सकते हैं, ला सकते हैं, एक अच्छा आप स्कोर कर सकते हैं ताकि यूपी ट्रिपल एससी पीईटी के बाद होने वाले किसी भी एग्ज़ाम्स के मेंस के लिए आप एलिजिबल हों। सिलेबस यहाँ पे देखेंगे आप। भारतीय इतिहास से 5 क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से 5 क्वेश्चन, भूगोल से 5, भारतीय अर्थव्यवस्था से 5 क्वेश्चन, भारतीय संविधान लोक प्रशासन से 5 क्वेश्चन, जनरल साइंस से 5 क्वेश्चन है, प्रारंभिक अंकगणित से 5 क्वेश्चन है, जनरल हिंदी से 5, सामान्य अंग्रेजी से 5, रीजनिंग से 5 क्वेश्चन है, करंट अफेयर्स 10 क्वेश्चन है, सामान्य जागरूकता से यानी जीके से 10 क्वेश्चन है, अपठित हिंदी गद्यांश का विवेचन विश्लेषण, ग्राफ व्याख्या विश्लेषण, तालिका की व्याख्या विश्लेषण, इनसे 10-10 क्वेश्चन है। तो हमने यहाँ पर पूरे सिलेबस से क्वेश्चन ले रखा है, एक्सेप्ट यहाँ पर अपठित हिंदी गद्यांश, ग्राफ और तालिका को छोड़ करके। इनके क्वेश्चन भी आपको मिलते रहेंगे, रेगुलर मिलते रहेंगे। आज मिला, आज नहीं मिला, कल मिल जाएंगे आपको इनके भी क्वेश्चन। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो वीडियो को आपको स्किप नहीं करना है। अगर आप चाहते हैं कि बिल्कुल आपकी तैयारी सही चले, सटीक चले और पीईटी एग्ज़ाम्स में इस बार आप अच्छा स्कोर कर सके, अच्छा परसेंटाइल आपके आ सके, तो आप लोगों को पूरी मेहनत से अभी से जुट जाना होगा। और इस बार मेरे हिसाब से कम 20 लाख के आसपास फॉर्म भरे जा सकते हैं या फिर इससे भी ज़्यादा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन करंट अफेयर का। हाल ही में साहित्य का नोबेल पुरस्कार 2021 किसे दिया गया? 4 ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं। डॉक्टर ताहिरा कुतुबुद्दीन, अब्दुल रज्जाक गुरनाह, डॉक्टर फातिमा शेख, इनमें से कोई नहीं। आपको बताना है राइट आंसर। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अब्दुल रज्जाक गुरनाह। इनके बारे में आप जानते रहिएगा कि जो अरब जगत का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है, शेख जायद पुरस्कार, तो ये पहली ऐसी भारतीय महिला है जिनको ये पुरस्कार दिया गया था। तो इसको भी आप जानते रहिए। बाकी इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, करंट अफेयर का ही है। हाल ही में FAO फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, खाद्य कृषि संगठन द्वारा विश्व खाद्य पुरस्कार 2022 किसे दिया जाएगा? आप अगर अभी देख रहे होंगे, आप अभी हो सकता है 1 महीने बाद ये वीडियो देख रहे हो, तो हो सकता है उस समय तक पुरस्कार दे दिया गया हो। तो आपको याद रखना है इसको। ऑप्शन सी, डॉक्टर सिंथिया रोसेनजविग। ध्यान दीजिएगा, ये नाम बिल्कुल यही है एग्जैक्टली, डॉक्टर सिंथिया रोसेनजविग। डॉक्टर रतनलाल को 2020 का दिया गया था। डॉक्टर शकुंतला हरिके सिंह को 2021 का दिया गया था पुरस्कार और डॉक्टर सिंथिया रोसेनजविग को 2022 का दिया गया है विश्व खाद्य पुरस्कार। ध्यान दीजिएगा, खाद्य कृषि संगठन की स्थापना 16 अक्टूबर 1945 को की गई थी। इसी वजह से प्रत्येक वर्ष 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस के रूप में मनाया जाता है। याद रखना है आपको। इसका मुख्यालय रोम में है, इटली की राजधानी रोम में है। क्वेश्चन नंबर 2 का सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए इसके बाद, निम्नलिखित में से कलिंग का महान शासक कौन था? तो ये क्वेश्चन हो गया आपका भारतीय इतिहास से। महापद्मनंद, चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार या फिर खारवेल? तो आपको याद रखना है, कलिंग चेदी वंश से संबंधित है और इस चेदी वंश की स्थापना महामेघवाहन के द्वारा की गई थी, महामेघवाहन। और इसी में खारवेल नामक एक शासक हुआ था जिसकी जानकारी हाथी गुफा अभिलेख से मिलती है। एकमात्र स्रोत यहाँ पर है हाथी गुफा अभिलेख, जहाँ से कलिंग के महान शासक खारवेल के विषय में जानकारी मिलती है। तो कलिंग का महान शासक कौन हुआ था? खारवेल। डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए इसके बाद, ये भी आपका भारतीय इतिहास से है। हड़प्पा या सैंधव सभ्यता के हथियार व उपकरण मुख्यतः किसके बने होते थे? मुख्यतः पूछा है यहाँ पर। लोहे को तो आप तुरंत कट कर दीजिएगा। लोहा जो है आपका ये ऋग वैदिक काल से या फिर वैदिक काल से इसकी शुरुआत हुई थी। हड़प्पा सभ्यता में लोहे का ज्ञान नहीं था। ध्यान दीजिएगा, वेदों में लोहे को अयस्क बोला गया है, तो वैदिक काल से जो है लोहे का ज्ञान प्रारंभ हुआ था।
वैदिक कालीन जो सभ्यता थी ग्रामीण सभ्यता थी, जबकि हड़प्पा सभ्यता नगरीय सभ्यता थी। तो ये सभी क्वेश्चन अपने आप में मोस्ट इंपॉर्टेंट है किसी भी एग्जाम्स के लिए। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा डी, ताम्र या फिर तांबा, कांसा या कांस्य और टिन, तीनों के ही उपकरण व हथियार प्राप्त हुए हैं हड़प्पा या सैंधव सभ्यता कालीन। जो भी खुदाई से प्राप्त हुए उपकरण या फिर हथियार है, इन तीनों से ही बने हुए मिले हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, इसके बाद ये हो गया आपका भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से। स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल बनाए गए थे। 1947 में भारत को आज़ादी मिलती है 15 अगस्त 1947 को। तो स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल पूछा गया है आप सभी से। 1947 तक माउंटबेटन थे, यानी स्वतंत्र भारत से पहले ब्रिटिश भारत में अंतिम वायसराय माउंटबेटन थे, लॉर्ड माउंटबेटन। और 1947 में जब भारत को आज़ादी मिलती है उसके बाद भी माउंटबेटन को ही, जब अंतरिम सरकार का गठन हो जाता है 1946 में ही, अगस्त 1946 में ही, तो उसके बाद फिर उसी समय जो है गवर्नर जनरल का जो है पद वहाँ पे सृजित किया जाता है, वायसराय का पद समाप्त करके। और स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल बनाए जाते हैं माउंटबेटन 1947 से लेकर के 1948 तक। और फिर 1948 से लेकर के 1950 तक सी राजगोपालाचारी को गवर्नर जनरल बनाया जाता है। 1950 के बाद फिर 26 जनवरी 1950 से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारतीय गणतंत्र के पहले राष्ट्रपति के रूप में चुने जाते हैं। तो ध्यान देना है आपको, अगर यहाँ पे स्वतंत्र भारत के अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल पूछा गया होता। अच्छा, ये क्वेश्चन यहाँ पे गलत हो गया, माफ़ी चाहूँगा, ये ऑप्शन नहीं, यहाँ पे हमने ध्यान नहीं दिया, अंतिम पूछा यहाँ पे है, स्वतंत्र भारत के गवर्नर जनरल नहीं पूछा गया है। ध्यान देना है आपको, स्वतंत्र भारत के गवर्नर जनरल पूछा जाए तो ऑप्शन वहाँ पे माउंटबेटन या फिर सी राजगोपालाचारी दोनों नहीं देना चाहिए। अगर भारतीय पूछा जाएगा तो सी राजगोपालाचारी, केवल पूछा जाएगा गवर्नर जनरल तो इनमें से कोई एक ऑप्शन होना चाहिए। और अगर इसमें पूछा जाएगा कि स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल तो माउंटबेटन आंसर होगा। स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल, तो यहाँ पे राइट आंसर ए होगा, न कि बी होगा। ध्यान दीजिएगा, सी राजगोपालाचारी। अगर यहाँ पे माउंटबेटन ऑप्शन नहीं होते, सी राजगोपालाचारी अगर ऑप्शन नहीं होते तो हम यहाँ पे माउंटबेटन टिक कर सकते थे। या फिर ऐसे क्वेश्चन होता कि स्वतंत्र भारत के अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल तो सी राजगोपालाचारी। प्रश्न कैसे भी घुमा करके पूछ सकता है, आपको फैक्ट बिल्कुल पता होना चाहिए अच्छे से। लॉर्ड कनिंग जो है ये अंतिम गवर्नर जनरल भारत का था ब्रिटिश उपनिवेश में। और 1857 में जब क्रांति हुई थी उसके पश्चात 1858 से गवर्नर जनरल का पद समाप्त कर दिया गया, वायसराय का पद सृजित होता है और भारत का पहला वायसराय भी यही बनाया जाता है। तो स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल माउंटबेटन, स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल सी राजगोपालाचारी, ब्रिटिश भारत का अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड कनिंग। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, इसके बाद ये भी आपका भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से क्वेश्चन है। किस आंदोलन के साथ महात्मा गांधी जी ने भारतीय राजनीति में पदार्पण किया था? 1917 में पहला राजनीतिक आंदोलन गांधी जी के द्वारा प्रारंभ किया गया था। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा बी, सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में प्रारंभ किया गया था, 30 से लेकर के 34 तक चला। असहयोग आंदोलन 1920 में प्रारंभ किया गया था, 22 तक चला। 1922 में आप सभी जानते हैं चौरी चौरा जनाक्रोश की घटना घटित होती है। चौरी चौरा आप कांड नहीं बोलेंगे, उसका नाम बदल दिया गया है, चौरी चौरा जनाक्रोश बोला जाता है। 5 फरवरी 1922 को यह घटना घटित होती है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 के लिए राइट आंसर हो जाएगा बी, अहमदाबाद मिल आंदोलन का संबंध भी महात्मा गांधी जी से है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है, एशिया और यूरोप में संतुलित घास स्थल कहलाती है। ये सभी घास स्थल है, चारों ही ऑप्शन। जैसे आप देखेंगे सवाना, ये अफ्रीका में पाई जाती है। सेल्वास, ये आपका ब्राज़ील दक्षिण अमेरिका महाद्वीप ब्राज़ील देश में पाया जाता है। ये भी आपका दक्षिणी अमेरिकी महाद्वीप में एक देश है अर्जेंटीना, वहाँ पे पाया जाता है। पंपाज घास का मैदान, स्टेपिज या फिर स्टेपेस, यह घास का मैदान यूरोप और कुछ इसका विस्तार एशिया में भी है और इसका विस्तार पूरी तरह से उत्तरी गोलार्ध में है। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 के लिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, इसके बाद कौन सा राज्य भारत के सबसे पूर्वी भाग में स्थित है? सबसे पूर्वी भाग में स्थित है।
तो यहाँ पर राइट आंसर सभी को पता होना चाहिए, अरुणाचल प्रदेश। सबसे पहले भारत में सबसे पहले सूर्योदय अरुणाचल प्रदेश में ही होता है। और भारत का सबसे पूर्वोत्तर जो बिंदु है जिसका नाम है किबिथू, ये भी आपका अरुणाचल प्रदेश में ही स्थित है। सबसे पश्चिमी बिंदु गौर माता गुजरात में, सबसे उत्तरी बिंदु इंदिरा काल जम्मू कश्मीर में, और सबसे दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए इसके बाद, नीति आयोग को कब लागू किया गया था? तो 12वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल होता है 2012 से लेकर के 2017 तक। और यह पंचवर्षीय योजना पूरा नहीं हो पाती है। 2014 में ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा सरकार बदलती है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा घोषणा की जाती है कि अब इसके स्थान पर नीति आयोग को लागू किया जाएगा। और 1 जनवरी 2015 से नीति आयोग को लागू कर दिया गया था। तो कब घोषणा की गई थी? 2014 में, लेकिन प्रश्न के लिए पूछा गया है कब लागू किया गया था, कब शुरुआत हुई थी? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 2015 से नीति आयोग। नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, यहाँ पर देखिए प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का संबंध किससे है? तो यहाँ पर क्वेश्चन जो है फिलहाल में भारतीय अर्थव्यवस्था का चल रहा है। सेकंड क्वेश्चन है भारतीय अर्थव्यवस्था से। तो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का संबंध सामाजिक रूप से पिछड़े वर्गों को मुफ्त एलपीजी गैस कनेक्शन से या फिर वितरण से है। पहला वाला ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए इसके बाद, भारतीय संविधान एवं लोक प्रशासन से है, मूल अधिकारों की कुल संख्या है। 4 ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं, आपको बताना है राइट आंसर। तो प्रारंभ में मूल अधिकारों की संख्या 10 थी, उसके बाद एक मूल अधिकार और जोड़ा गया था जो कि पर्यावरण संरक्षण से संबंधित है, 11वां मूल अधिकार। माफी चाहूँगा, मूल कर्तव्य यहाँ पे गलती से हमने बता दिया, ये मूल कर्तव्य के लिए बताया अभी हमने आपको। मूल कर्तव्यों की संख्या प्रारंभ में 10 थी और उसके बाद 11वां मूल कर्तव्य पर्यावरण संरक्षण से संबंधित जोड़ा जाता है। तो कुल मूल कर्तव्यों की संख्या वर्तमान में 11 है, प्रारंभ में मूल कर्तव्यों की संख्या 10 थी। मूल अधिकारों की संख्या प्रारंभ में 7 थी, लेकिन फिर बाद में संपत्ति का अधिकार जो है हटा दिया जाता है और वर्तमान में मूल अधिकारों की कुल संख्या जो है 6 है। संपत्ति का अधिकार अब एक विधिक अधिकार बनकर के रह गया है, अनुच्छेद 301 में इसको जोड़ दिया गया है। तो मूल अधिकारों की कुल संख्या 6 है। मूल अधिकार कहाँ से लिया गया है भारतीय संविधान में? तो अमेरिका के संविधान से लिया गया है। मूल कर्तव्य को रूस के संविधान से लिया गया है। सरदार स्वर्ण सिंह समिति के संस्तुति पर मूल कर्तव्यों को भारतीय संविधान में जोड़ा गया है। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, भारतीय संविधान एवं लोक प्रशासन से दूसरा क्वेश्चन है, प्राण एवं दैहिक जीवन की स्वतंत्रता का संबंध संविधान के किस अनुच्छेद से है? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 21। अनुच्छेद 17 का संबंध जो है अस्पृश्यता उन्मूलन से है। अनुच्छेद 19 का संबंध स्वतंत्रता का अधिकार से संबंधित है और ये आपका है 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम, अनुच्छेद 21 का 1। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए इसके बाद, ये क्वेश्चन आपका जनरल साइंस से है। मानव शरीर में अमोनिया को यूरिया में परिवर्तित करने का कार्य कौन सा अंग करता है? भोजन के पाचन के पश्चात जब प्रोटीन से एमिनो अम्ल का निर्माण होता है और एमिनो अम्ल के विघटन के फलस्वरूप आपसे भी जानते हैं अमोनिया का निर्माण होता है, जो वेस्टेज होता है, और इस अमोनिया को यूरिया में परिवर्तित करने का कार्य करता है यकृत, लीवर। इसके और भी कई सारे कार्य होते हैं, जैसे अतिरिक्त ग्लूकोज का ग्लाइकोजन में परिवर्तन करता है और इसी प्रकार से इसके अन्य कार्य भी होते हैं। जो भी विषाक्त पदार्थ होता है सबसे पहले यहीं पर आता है। तो यहाँ पर राइट आंसर बी हो जाएगा। अग्नाशय ग्रंथि ये शरीर की एकमात्र मिश्रित ग्रंथि है। पीनियल ग्रंथि, इसको जो है जैविक घड़ी भी कहा जाता है। मानव के जो है सोने की अवस्था का या फिर जो निद्रा होती है उसका नियंत्रण करता है। इससे एक हार्मोन का स्राव होता है थायराइड। ये मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है और मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत है और यकृत के द्वारा ही अमोनिया को यूरिया में परिवर्तित करने का कार्य किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, जनरल साइंस का सेकंड क्वेश्चन है, विद्युत क्षेत्र शक्ति का मात्रक बताइए। तो जहाँ पर विद्युत होता है, विद्युत प्रवाह होता है, वहाँ पे उसका एक क्षेत्र बन जाता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है विद्युत क्षेत्र शक्ति का मात्रक, तो इसका मात्रक होता है न्यूटन पर कूलाम या फिर वोल्ट पर मीटर। वोल्ट पर मीटर, यहाँ पे डी वाला राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 14 का।
क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, एक कक्षा के 49 छात्रों का औसत वजन 51 किलोग्राम है। एक नए छात्र के आ जाने से अब औसत वजन 51.2 किलोग्राम हो गया। नए छात्र का वजन बताइए। तो ये आपका 49 छात्रों पे है और ये आपका 50 छात्रों पर है। 50 छात्रों में कितना औसत बढ़ रहा है? 0.2 किलोग्राम। तो क्या करेंगे, सीधे सीधे आप 0.2 से आप 50 में मल्टीप्लाई कर दीजिए। कितना मिला आपको? 10 किलोग्राम मिला। और इसी को आप ऐड कर दीजिए 51 में, कितना मिल गया आपको? 61 किलोग्राम। यही हमारा आंसर हो गया। क्योंकि पहले 49 छात्र थे, अब छात्र कितने हो गए? 50 हो गए। औसत यानी हर छात्र पे जो है 0.2 किलोग्राम वजन की वृद्धि हो रही है हर छात्र से। तो टोटल वृद्धि यहाँ पर देख लेंगे तो क्या करेंगे, 50 में इस 0.2 से मल्टीप्लाई कर देंगे सीधे सीधे। और जो पहले का औसत वजन है, चूँकि एक छात्र का वजन उसे आप मान सकते हैं, उसी में आप इस वृद्धि को ऐड कर देंगे। तो ये जो नया छात्र इसमें ऐड हुआ है 49 छात्रों में, उसका वजन यहाँ पे निकल जाएगा। तो ये बहुत आसान ट्रिक होती है। अगर आपको कोई भी इसमें डाउट लगे तो आप प्लीज़ पूछ सकते हैं कमेंट करके। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, इसके बाद विकर्षण का विलोम शब्द बताइए। विकर्षण का विलोम शब्द, तो विकर्षण का विलोम शब्द होता है आकर्षण। 16 का बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, यद्यपि में कौन सी संधि है? संधियाँ कुल 3 प्रकार की होती हैं, स्वर, व्यंजन और विसर्ग संधि। स्वर संधि के भी 5 प्रकार होते हैं, गुण, यड़, अयाद, वृद्धि संधि। और यड़ संधि में क्या होता है, ई या फिर ई के बाद और ऊ या फिर ऊ के बाद अगर कोई असमान स्वर आए तो ई या फिर ई का यह हो जाता है और ऊ या ऊ का वह हो जाता है। तो यहाँ पर देखेंगे आप, यदि धन अपि, तो यहाँ पर देखेंगे ई का बन गया य और यह जो है यह इस अ के साथ मिलके बन गया यद्य और यहाँ पे पी। तो यद्यपि में कौन सी संधि है? इसका विच्छेद हो जाएगा यदि धन अपि और इसमें कौन सी संधि हो जाएगी? यड़ स्वर संधि। 17 का बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, इसके बाद इंग्लिश का है, जनरल इंग्लिश का क्वेश्चन है। चूज द अप्रोप्रिएट वर्ड टू कंप्लीट द सेंटेंस। आपको बताना, इसमें चुनना है कि यहाँ पर कौन सा जो वर्ड है वो यहाँ पे आना चाहिए। पहले यहाँ पर सेंटेंस पढ़ लेते हैं पूरा यहाँ तक। दो द पॉइंट्स रेज्ड बाय द स्टूडेंट्स अपीयर टू बी रेशनल। फिर यहाँ पर क्या आएगा? दैट द स्कूल विल नॉट एक्सेप्ट देम नाउ। यानी जब छात्रों ने जो भी मांग यहाँ पे रखी या जो भी पॉइंट्स उन्होंने हाईलाइट किए, रेज किए, हालांकि वो रेशनल था, लेकिन इसके बावजूद यहाँ पर ये था कि स्कूल इसको एक्सेप्ट करेगा कि नहीं करेगा। तो ये किसके लिए बोला गया? यहाँ पर कोई यहाँ पर कहने वाला है तो उसके लिए कहा जाएगा कि वह भयभीत था, मतलब मैं भयभीत हुआ या मैं भयभीत था, आई एम अफ्रेड। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? आई एम अफ्रेड। 18 का ए इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, किसी, ये आपका रीजनिंग से है, तर्क एवं तर्क शक्ति से। किसी लीप या अधिवर्ष का पहला दिन मंगलवार हो तो उसी वर्ष का अंतिम दिन कौन सा होगा? लीप वर्ष या फिर अधिवर्ष में फरवरी 29 का होता है और टोटल यहाँ पे दिनों की संख्या 366 लेके चलते हैं। सामान्य वर्ष में फरवरी आपका 28 का और दिनों की संख्या 365। तो ध्यान दीजिएगा, सामान्य वर्ष में जो पहला दिन होता है वही अंतिम दिन होता है, लेकिन लीप वर्ष में एक से आगे बढ़ जाता है। तो यहाँ पर सिंपल सा इसका आंसर हो जाएगा बुधवार। लीप वर्ष या अधिवर्ष का पहला दिन अगर मंगलवार हो तो उसका अंतिम दिन बुधवार होगा, और सामान्य वर्ष अगर यहाँ पे होता तो फिर आंसर आपका होता मंगलवार। और आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन है। सेशन कैसा लगा आप सभी को कमेंट करके ज़रूर बताएं। और इतना मेहनत हम आपके लिए कर रहे हैं तो आप भी हमारे लिए थोड़ा सा ज़रूर करिए। वीडियो को आप लोग लाइक करके जितना हो सकता है आप लोग शेयर ज़रूर कर देना, और सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ये सेशन आपको रेगुलर मिलेगा, डेली मिलेगा। जनसंख्या की दृष्टि से ये आज के सेशन का अंतिम प्रश्न है, जीके से सामान्य जागरूकता से। और करंट अफेयर हमने ऑलरेडी आपको स्टार्टिंग के ही 2 क्वेश्चंस के रूप में करा दिया है। तो जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य सिक्किम है। अगर आपसे क्षेत्रफल की दृष्टि से पूछा गया होता तो यहाँ पर राइट आंसर गोवा होता, और जनसंख्या की दृष्टि से सिक्किम हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको आज का सेशन बहुत पसंद आया होगा। कोई भी आपका मन में सुझाव हो, डाउट हो तो आप प्लीज़ कमेंट करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। धन्यवाद।